नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का ये विशेष अंक। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद कुछ ने चौंकाया और कुछ ने एग्जिट पोल को एग्जैक्ट साबित किया। ये सब किस तरीके से संभव हुआ, इसी का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ आज 6 मेहमान मौजूद हैं। एक हमारे आज विशेष मेहमान हैं जो कि 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव को बाकायदा कवर करके आए हैं, और हमारे साथ एक मेहमान वैसे भी हैं जो 2026 का चुनाव भी बखूबी कवर करके आए हैं बंगाल का। इसके अलावा तमिलनाडु, असम, पुदुचेरी और केरल किस तरीके से चुनावी नंबर्स बदलते दिखाई पड़े, किसी खेमे में खुशी तो किसी खेमे में चिंता दिखाई पड़ी। वाम के लिए अब एक तरीके से देश का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां उनकी आइडियोलॉजी सरकारी तंत्र के हिसाब से काम कर रही हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि 5 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद निकल कर आई हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु ने चौंकाया है, टीवीके ने चौंकाया है, विजय की सीटी ने चौंकाया है। इसका भी विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही बंगाल में किस तरीके से दीदी का किला ढह गया, अमित शाह के साथ किन उन लोगों ने रणनीति बनाई जिसके बाद कि अब ममता बनर्जी को बंगाल से जाना पड़ेगा। क्या है पूरी कहानी, इस सारी थ्योरी की इसी का विस्तार देते हैं हमारे खबरों के खिलाड़ी के इस विशेष अंक में। लाइव लगातार आप देख रहे हैं। आपसे अपील, कमेंट करिए, हमारे मेहमानों से जो भी आपको सवाल हो वो भी पूछिए। पूर्णिमा त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पैनल का हिस्सा हैं, पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो 2021 में बंगाल की चप्पे चप्पे को टटोल कर आए थे, श्रीनिवास जी हमारे साथ हैं, और 2026 में बंगाल की नब्ज को टटोलने वाले राजकिशोर जी भी हमारे साथ हैं। अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि पैनल में महिला पूर्णिमा जी अकेले हैं तो शुरुआत यहीं से कर देते हैं। बंगाल से मैं चाहती हूं कि आप अपनी बात रखें। ममता बनर्जी को अब बंगाल छोड़ना होगा। 2 फैक्टर, महिला और मतुआ, शायद इन्हीं 2 फैक्टर्स ने ममता का किला ढा दिया। तीसरा फैक्टर भी है, महिला भी है, मतुआ भी है और मोदी भी है जो सबसे बड़ा फैक्टर है। मोदी है तो मुमकिन है, सब कहते थे बंगाल में, मोदी जी ने वो मुमकिन कर दिया और वो हर तरह से मुमकिन किया, उसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी जी अपना काम जो भी करते हैं बहुत उसमें सारी तरफ से गुंजाइश को ध्यान में रख के उसमें हर तरह के जो भी लूप होल्स होते हैं उसको बंद करके वो अपना काम करते हैं। तो बंगाल में जो इंतजाम हुए थे, जो घेराबंदी की थी, चक्रव्यूह रचना मोदी जी ने की थी बंगाल में अमित शाह के साथ मिलके, वो अपना रंग लाती दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी काउंटिंग वहाँ कई सीटों पे बहुत स्लो चल रही है। ठीक है, लग तो रहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन जो जीत हार का आंकड़ा है वो अभी देखने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरी जानकारी है, यहाँ आने से पहले जब मैंने इलेक्शन कमीशन की साइट को चेक किया था तो वैसी सीटें जहाँ की टीएमसी के उम्मीदवार आगे चल रहे थे, बहुत स्लो काउंटिंग वहाँ चल रही है। वहाँ 3 राउंड 4 राउंड की काउंटिंग के बाद 3-4 घंटों से कोई अपडेट भी नहीं है। और वो सीटें जिन पर कि बीजेपी के कैंडिडेट्स आगे हैं उनमें फटाफट रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। तो उससे हो क्या रहा है कि एक माहौल बन जा रहा है, लड्डू बट रहे हैं, झालमुड़ी बट रही है, पटाखे छूट रहे हैं। और दूसरा जो कैडर है टीएमसी का वो डिमोरलाइज हो जा रहा है, वहाँ से काउंटिंग सेंटर छोड़ के चला जा रहा है। इसीलिए ममता जी को देखिए बीच में निकल के आना पड़ा और सबसे कहना पड़ा कि हाँ, कि आप काउंटिंग सेंटर अभी मत छोड़िए, काउंटिंग का अभी बहुत सारा राउंड बाकी है। देखिए 16, 17, 18, 20 राउंड तक काउंटिंग होगी तो जीत हार का आंकड़ा हमें एग्जैक्ट उसी समय पता चलेगा। मोर और लेस ये क्लियर है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन जो फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सुबह भी मैं आपके चैनल पे थी और मैंने चर्चा भी की थी। घेरेबंदी उसमें एक बहुत बड़ी वजह रही है, दूसरी वजहें भी रही हैं, उसको अभी इस वक्त गिनाना कोई मैं नहीं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो वोट कटे हैं, मुस्लिम फैक्टर चूँकि आपने मेंशन किया, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जो कि मान के सरकार, सभी लोग चल रहे थे कि वो ममता को वोट करते हैं, उसमें प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम थे, उनके वोट बहुत तादाद में कट गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। मटुआ का तो हमें अभी तक कोई फिगर मिला नहीं है, तो हम नहीं कह सकते हैं, उसके बारे में कमेंट अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोदी फैक्टर तो बहुत शानदार तरीके से चला है, ये हम कह सकते हैं। मोदी मैजिक बंगाल में भी चलता दिख रहा है। पहले दौर में बंगाल पर ही चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे राज्यों की ओर बढ़ेंगे। पीयूष सर, जिस तरीके से पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो मामले होते दिखाई पड़ रहे थे, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये पड़ोसी देश का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भी बीजेपी के जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता थे वो उसे उठा रहे थे। बंगाल में भी उसका असर हम मान सकते हैं कि दिखा, और असम में भी उसका असर दिखा, हमें मान सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं?
हाँ, निश्चित रूप से बिल्कुल हुआ है ये। और जो भी वहाँ घटना हुई थी, जिससे हत्या की गई थी उस युवा की, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ शायद, हाँ, दीपू, उसको जितना मेरे ख्याल से बांग्लादेश में हिंदुओं ने नहीं उठाया होगा, उससे ज़्यादा जो है कि वो हमारे देश में, बंगाल में और असम में उसको उठाया गया, मसले को उठाया गया। जबकि वो एक रिपरकशन था, यहाँ जिस तरह से मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रही थी उनके खिलाफ था, तो उसका एक रिपरकशन वहाँ था। लेकिन चूँकि मशीनरी बहुत स्ट्रांग है, ग्रास रूट लेवल तक है बीजेपी की, तो उन्होंने पूरा का पूरा इसको एकदम उठाया, पूरी तरीके से उठाया। और निश्चित रूप से देखिए, बीजेपी की दो फैक्टर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तो हमेशा से वो जो है कि मुस्लिम विरोध उनका है, वो परमानेंट है उनका, जब से आरएसएस बनी है और आज़ादी के पहले से, और ये पूरा। और इस समय वो इसीलिए वो जो है कि मामला उठाते हैं हमेशा जो है कि घुसपैठिए का, जो घुसपैठिए का मामला कई बार जो है उसकी हवा निकल चुकी है, लेकिन वो चुनाव के टाइम में उठाते हैं और वो चलता भी नज़र आता है। एक कहीं ना कहीं पोलराइजेशन होता हुआ दिखता है उसमें। और मुझे लगता है इस बार मुझे लगता है हुआ है, खासकर अर्बन बंगाल में हुआ है। अर्बन बंगाल जो इससे अनअफेक्टेड रहता था, इस बार जो हम वोटिंग पैटर्न देख रहे हैं और जो सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, अगर वो सही हैं तो साउथ बंगाल में भी जो है कि ये प्रभाव कहीं ना कहीं, ये एक तो चूंकि जो सैन्य बल इतने रखे गए वहाँ पे, सुरक्षा बल लाके गए, उससे एक जो फियर का था वो भी कम हुआ। लेकिन अर्बन एरिया में ये चीज़ वहाँ पे चली गई कि हाँ वाकई डर है, जो है कि समुदाय से डर है, ये हो जाएंगे हावी तो क्या होगा। और जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं असर किया है। और जिस हिसाब से मीडिया भी आप ले लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन भी ले लीजिए, इन सब का मिला जुला असर हुआ। निश्चित रूप से पोलराइजेशन का कार्ड तो चला है जी। आरएसएस का फैक्टर कितना मानते हैं? आरएसएस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूं बीजेपी की जीत में। अगर आरएसएस को आप माइनस कर दीजिए तो बीजेपी की जीत इतनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आरएसएस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रास रूट लेवल पे काम करता है। घर घर में आरएसएस है। मैं बताऊं आपको, जिस सोसाइटी में मैं रहता था आज से 2 साल पहले तक नहीं था, आज वहाँ आरएसएस के लोग आ गए हैं पूरी तरीके से, और सबको उसी प्रभाव में लाने की हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं तो वो घर घर जाते हैं और घर घर उस एजेंडे को, बीजेपी के एजेंडे को और एंटी मुस्लिम एजेंडे को पूरी तरीके से फैला रहे हैं। तो आरएसएस बहुत स्ट्रांग है। जिस दिन देखिए एक चुनाव था जिसमें ऐसा कहा गया था, हालांकि मुझे लगता है वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था, वो पीपल का था, जो अभी 2024 में जो हुआ था कि आरएसएस ने यूपी में अपने हाथ खींच लेते, ऐसी बात नहीं थी, वो पीपल्स का वर्डिक्ट था। लेकिन आरएसएस जब भी ऐसा होता है तो एक पैचअप होता है। आशंका पैदा हमने पिछली बार कई बार देखी, आरएसएस के अध्यक्ष के और प्रधानमंत्री को रहना है कि नहीं रहना, एक रसल चल रहा था, तो आरएसएस अपना हाथ खींचता हुआ दिखा, तो वहीं इनके पैचअप भी हुआ। आरएसएस आप देखिए लगातार हर तरह से सांस्कृतिक तरीके से, स्कूलों में, हर जगह जो है, हर जगह घर घर, हर शाखाएं हर हफ्ते चलती उनकी, हर संडे को, हर पार्क में, हर जगह वो काम किया। बंगाल में आज से नहीं, 2021 से वो लगातार। देखिए ये खास बात बीजेपी की हमको माननी पड़ेगी। और अभी भी आप देखिएगा हफ्ते भर बाद जो है, जिस दिन यहाँ का चीफ मिनिस्टर तय हो जाएगा, बीजेपी पूरी यूनिट चली जाएगी आरएसएस से, इस सब उत्तर प्रदेश में वहाँ काम शुरू करेंगे। तो 2021 से चूंकि इन्होंने 200 डिक्लेयर किया था, नहीं हो पाया, 77 आया, इन्होंने पूरा आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि क्या गड़बड़ियां हैं। सुनील बंसल को भेजा गया 2-2.5 साल पहले वहाँ पे कि आप जाइए, डिस्ट्रिक्ट जिला घूमते रहे, आइडेंटिफाई किया क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ हम कमज़ोर पड़े। इसीलिए ममता बनर्जी पे उन्होंने इस बार पर्सनली अटैक नहीं किया, वो माइनस गया था पिछली बार। सिर्फ उनकी एंटी इनकम्बेंसी पे, उनके मुद्दे पे जो है कि घुसपैठिए, इन सब पे, भ्रष्टाचार पे, रोज़गार और इस पे तमाम चीज़ों पे, युवाओं, क्योंकि युवाओं, और मुझे लगता है वो फैक्टर हम अगर देखें तो, अगर हम तमिलनाडु में भी देखें और यहाँ भी देखें बंगाल में, तो युवा और महिला 2 बड़ा फैक्टर रहा है इन पार्टियों की जीत में। जी, बंगाल में MY दिखाई पड़ा। जी, बंगाल में, तमिलनाडु में भी। श्रीनिवास जी, जब आप चुनावी जमीन पर थे, 10 साल में पार्टी 3 से 190 प्लस तक आई। नो डाउट की मेहनत तो बहुत होगी। कितना बदलता चुनाव, क्योंकि बंगाल में दौर बदला है। अब अगर आप देखिए तो ममता बनर्जी का कमबैक इतना आसान नहीं है, टीएमसी का वापसी कर पाना इतना संभव नहीं है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का वो नेतृत्व नहीं है। 21 से 26 कितना बदला? देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात है, अगर 21 की बात की जाए, उस वक्त भी बीजेपी ने जितना जंप आज लिया है उससे ज़्यादा का जंप था बीजेपी के पास। बिल्कुल ग्रास रूट से 77 तक पहुंची थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बंगाल में ऐसा हुआ क्या। अगर हम बंगाल को समझते हैं, बंगाल के लोगों को समझते हैं, तो जहां तक तमाम बातें जो की गई हिंदू मुस्लिम
मैंने एक समाज देखा, मैंने लोगों से नाम पूछा, नाम क्या है, तो प्रदीप, पता चलता है कि वो मुस्लिम है, प्रदीप खान। जिसान भट्टाचार्य, आज भी बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम की बात है, नोआखली का सबसे बड़ा दंगा भी वहीं हुआ था, लेकिन आज भी हिंदू मुस्लिम में जो सामंजस्य वहाँ पर था वो कहीं और देखने को नहीं मिलता था। लेकिन रही बात, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है, इसे मानेंगे। और एक बात मैं और बता दूं, अगर बीजेपी यूनिट की एज ए बीजेपी यूनिट बात करें तो बीजेपी में आज भी इतनी ताकत नहीं है कि वो बंगाल में खुद से सत्ता में आ जाए बिना आरएसएस की मदद के। अभी आरएसएस में, ये आपको बताता हूं, सर ने कहा 2021, उस वक्त मैंने एक स्टोरी की थी बंगाल में भगवा क्रांति, और इसमें हमने ये देखने की कोशिश की थी कि आखिर संघ ने अपनी पैठ कहाँ तक बनाई है। तो जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ मुझे नज़र आई, आप सोचिए मुर्शिदाबाद, मालदा, जहाँ मुसलमानों की संख्या 66-66% तक है, वहाँ हमने देखा आरएसएस की शाखाएं लग रही थी। हाँ, लोग डरे थे, सहमे थे, लेकिन शाखाएं लग रही थी, इसका मतलब था संघ ने अपनी पैठ बना लिया है। और सबसे पहले अगर बंगाल में बीजेपी ने कहीं दस्तक दी तो उस इलाके को कहते हैं जंगल महल। जंगल महल में पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, ये तमाम चीज़ें, आपको याद होगा कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता पुरुलिया में लटका पाया गया था, लोग कहते, वहाँ कहते हैं ना कि जैसे कि मैं इस पार्टी में हूँ, हम कहते हैं, वहाँ लोग कहते हैं कि ये भाजपा करता है, ये टीएमसी करता है। तो वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि ये भाजपा करता था और इसे मार दिया गया। तो ये पहली जगह थी, और ये पूरा इलाका आदिवासियों का गढ़ है। और एक बात, अगर आप आदिवासियों के आसपास रहे हैं, उनके बारे में जानकारी है, तो आपको मालूम होगा कि उनके देवी देवता जो हैं पारंपरिक रूप से वो हमारे देवी देवता महादेव, श्री राम, बजरंग बली ऐसे नहीं होते, उनके अपने देवता होते हैं। लेकिन उस वक्त 2015 से 2021 के बीच, क्योंकि 2019 इलेक्शन के वक्त भी मैं वहाँ था, 2024 में भी था, तो मैंने ये देखा कि हर आदिवासी गांव के आगे ना एक छोटा सा ही हनुमान जी का नया तैयार मंदिर है। तो पहले वहाँ से आरएसएस की जो शाखा है, वनवासी आदिवासी करके कुछ ऐसे उसका नाम है, मैं भूल रहा हूँ, उस शाखा ने सबसे पहले वहाँ पैठ बनाई। और आज भी पुरुलिया, आप रिजल्ट देखिए, शायद वहाँ पे एक आधा सीट किसी और को जा रही होगी, तमाम सीटें जो है बीजेपी। लेकिन जिस तरह का परिणाम आया है, सवाल उठेंगे, पहले भी उठ रहे थे कि आखिर जो 21 लाख वोट जो सस्पेंडेड हैं उनका क्या होगा। जो ये सारे 91 लाख वोटों की लिस्ट आई एसआईआर के बाद, तो मैंने अपने साथियों के साथ उसको एनालाइज किया, तो हमने ये पाया कि उसमें 52% हिंदू वोटर्स हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि तमाम हिंदुओं ने बीजेपी को ही वोट दे दिया, लेकिन 48% का एक बड़ा चंक मुसलमानों का है, जो कि 100% मैं कह सकता हूँ बंगाल के मामले में कि टीएमसी में जाता है। तो एसआईआर का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा रहा है इस बार। और मैं पहले एसआईआर पे जब सवाल उठते थे तब नहीं मानता, लेकिन मैं खुद मैं खुद एसआईआर का पीड़ित हूँ। अच्छा। मैं 14 साल से, मेरा पहले किराया में 14 साल से मेरा अपना मकान है, उस मकान के एड्रेस पे मेरा पासपोर्ट है, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, तमाम जो कागजात होते हैं। बीएलओ हमारे सोसाइटी तक आता है, तमाम फॉर्म के साथ मैं उनको अपना फॉर्म सौंपता हूँ, और जब लिस्ट आती है एसआईआर के बाद तो मेरा नाम उससे नादारद है। लेकिन हालांकि मैंने कोई कोशिश नहीं की कि नाम फिर से जुड़ जाए। अब कौन जाता है? नहीं, वैसे बहुत सामान्य प्रक्रिया है, नाम जुड़ जाता है। अनुराग सर, मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। एक तो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ और दूसरा ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ। पहले आप ममता बनर्जी को दीजिए, क्योंकि राहुल को आप विस्तार में ले जाएंगे। ममता बनर्जी के लिए यहाँ की हार, मतलब उनके लिए खास तौर से, टीएमसी के लिए नहीं, उनके लिए ये कितना बड़ा डेंट होगा? क्योंकि मेरे से पहले भी हमारी बात हो रही थी, तो अरविंद केजरीवाल अगर हैं तो यहाँ से निकल के वो पंजाब में अपने को बनाए हुए हैं। ममता बनर्जी के पास ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है। और अब जब आप अपने गढ़ से अगर गायब हो रही हैं तो आपको केंद्रीय भी नेतृत्व में कहीं उस तरीके की जगह नहीं मिलेगी। INDIA उससे जान ही रहे हैं आप। राहुल गांधी के लिए कितना प्लस रहा ममता बनर्जी का हार जाना? देखिए प्रतीक्षा जी, सबसे पहले मैं बताऊं, जब भी जो पिछले खबरों खिलाड़ी में हम लोग बैठे थे तो मेरा जो ये आकलन था कि इस बार झोली किसी एक की भरेगी। हाँ, आपने कहा कि मैं 140-160 वाली नंबर्स की उसमें नहीं था। मुझे ये अंदाज़ा था कि ये 100 और 200 वाला जो है उसके आसपास की कुछ गणित होने वाली, जिस तरह से वोट बढ़े और जिस तरह से चुनाव में इतना ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व है।
चुनाव में एनर्जी जो है, मतलब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन जो इसमें जो दिख रहा था, जिस तरह की एनर्जी इन्वॉल्व थी, उससे लग रहा था कि कुछ नया होने वाला है, कुछ खास होने वाला है, वो देखने को मिल गया हमें। देखिए, अब एक चीज स्पष्ट हो गई, ये ममता बनर्जी के लिए भी और आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव जी के लिए भी, कि अब मुसलमान आपको सत्ता नहीं दिलाएगा। आप लाख अपीजमेंट कर लीजिए, आप मुसलमानों के लिए तरह तरह योजनाएं बना लीजिए, आप मौलवियों को कितनी भी पेंशन दे दीजिए, कितना भी जो है कुछ दे दीजिए, अब मुसलमान आपको सत्ता की चाबी नहीं दिला सकता है। वो कम से कम जो मिथ है वो बीजेपी ने इस चुनाव में बस्ट कर दिया। अब जो ध्रुवीकरण, जो इस चुनाव की अगर बात करी जाए तो जो ध्रुवीकरण था वो जो था सो था, लेकिन जो काउंटर पोलराइजेशन हुआ है उसने पूरी की पूरी गणित ही बदल दी, पूरी चुनाव की गणित बदल दी। काउंटर पोलराइजेशन होता है, हर जगह होता है, लेकिन यहां का जो हुआ है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का हुआ है। दोनों तरफ से बम्पर वोट, दोनों तरफ से जो है, मतलब भाई एक तरफ से तो होता ही था पोलराइजेशन, जो दूसरी तरफ का हुआ है वो इस बार देखने वाला है, वो भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाला है। और स्पेशली अभी जो अगला उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो ममता बनर्जी का मुझे जो सबसे बड़ा कारण लगता है वो भ्रष्टाचार, और जिस तरह से उन्होंने डेमोग्राफी वहां की चेंज कर दी, वो दैनिक जीवन में वो दिख रहा होगा। हम लोग को यहां बैठ के शायद नहीं पता चलता कि जो डेमोग्राफी वहां पे चेंज हुई है, जिस तरह से 22 से 30% वहां मुसलमानों का वोट परसेंटेज हो गया है, हमें यहां से बैठ के नहीं पता चल रहा है कि रोज के जीवन में किस तरह से वहां पे बदलाव आया है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि वहां के जीवन में एक बहुत बड़ा, उनके अपने जीवन पे इसका इंपैक्ट डे टू डे लाइफ में होगा। हम लोग यहां से जाएंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन घूम के आ जाएंगे, लेकिन जब हमारे आने के बाद वहां जो रोजमर्रा की जीवन है उसमें बहुत बड़ा असर होगा। अब देखिए, अगर आपने जो सवाल पूछा ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य के बारे में, देखिए वहां की राजनीति का एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है, जो आया है वो आसानी से जाता नहीं, और जो जाता है वो वापस आता नहीं। तो ये ममता बनर्जी के साथ भी मान के चलिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी भाई यहां से हटे, उन्होंने जाके पंजाब में अपना, लेकिन वाम हटा तो सर, वाम की एक आइडियोलॉजी है, टीएमसी ने अपनी कोई ऐसी आइडियोलॉजी तो बनाई नहीं है कि जिसको कि वो कंटिन्यूटी में कहीं कर पाए। नहीं, अब आइडियोलॉजी तो वही थी ना। देखिए वहां की आइडियोलॉजी क्या थी कि आप मुस्लिम अपीजमेंट, कटमनी, कैडर को खुश रखना, वो अपना कमा खा रहा है, और उसी तरह से चुनावी हिंसा करके, हाँ टोलाबाजी, अड्डेबाजी, इस टाइप से जो वो बना के उन लोगों ने, वही आइडियोलॉजी थी, उसी पे वो चुनाव जीत रहे थे। अब जब जीत रहे हैं तो जीती हुई जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें कोई आत्ममंथन नहीं किया जाता। जब हारते हैं तो आत्ममंथन करते हैं, एक्सेप्ट राहुल गांधी वो नहीं करते। अच्छा, राहुल गांधी की बात आप छेड़ दी हैं, तो ममता बनर्जी जब अब वहां हार गई हैं तो INDI के नेतृत्व पर तो अब वो अपना दावा करेंगी नहीं, तो सीट सेफ हो गई है राहुल गांधी के लिए। देखिए यहां पे इस समय जो सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है वो राहुल गांधी के लिए ही खड़ी होने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी को आम नेता मत समझिए, वो बहुत हौसले वाली नेता हैं। वो जहां रहेंगे वहां पे, जैसी कोई महिला नेता नहीं है, हाँ, पूरे देश में, पूरे देश में या विश्व में ढूंढना पड़ेगा। तो वो जहां भी रहती हैं वो पूरी व्यवस्था, भाई हार रही हैं, अभी भी देख लीजिए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, अभी बना रही है, वो हिम्मत नहीं हारी है, और मुझे पूरा विश्वास वो हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारेंगी। तो अब आप ये सोच लीजिए, जब वो दिल्ली में आएंगी, राज्यसभा में या जहां भी आएंगी, तो वो क्या मुसीबत विपक्ष के लिए खड़ी करने वाली हैं। एक चीज और भी है कि आप राहुल गांधी को भी मत आंकिए। देखिए राहुल गांधी जी इस विचार के साथ उन्होंने जन्म लिया है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने जन्म लिया है, तो वो उस पद के लिए किसी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, अपनी खुशी से तो नहीं करेंगे, और खुशी से ना करें तो 99 सीटें तो उन्हीं के पास हैं। अगर विपक्ष की बात करी जाए तो उनसे बड़ा विपक्ष तो कोई नहीं है, और बिना कांग्रेस के विपक्ष नहीं है और बिना राहुल गांधी के कांग्रेस नहीं है। ये बात को हमें समझनी पड़ेगी, इस पे जहां भी कंफ्यूजन हो ये इस लाइन को याद कर लें कि, लेकिन ममता चुनौती देंगी। देखिए अब यही तो प्रॉब्लम है पंत जी, जो आपने बोला ना वही एक समस्या है, और यही समस्या उनको ये बताई गई है कि भाई विपक्ष का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब भाई बहन, भाई बहन के बियॉन्ड कुछ नहीं है। अब जनता भी नहीं मानती, जनता भी यही मानती है। जनता माने। दोबारा आती हूँ आपके पास। राजकिशोर सर, जब आप बंगाल में थे, मैंने पूछा सर खेला हो गए, तो आपने मुस्कुरा दिया, इसका जवाब नहीं दिया। सर खेला हो गया, और आप जो जो बातें कह रहे थे कि बदलाव है,
एक अलग तरीके की आंधी है, लोगों में नाराज़गी है, वो सारी बातें मुझे लगता है सही होती दिख रही हैं, परिणाम जिस तरीके से आ रहे हैं। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, देखिए कुल मिलाकर आज के नतीजों की प्रतीक्षा थी वो आ चुके हैं। और दरअसल पश्चिम बंगाल के बारे में जब ये कहा जाता है कि वहाँ पर टोला, दादागिरी, यही सब वहाँ की पहचान, तो पहचान ये वहाँ पे सत्ता की पहचान है। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे सत्ता का अपना एक चरित्र होता है, तो वो चरित्र कम से कम पश्चिम बंगाल में साफ साफ दिखाई पड़ा कि वामपंथी शासन गया, लेकिन वो ममता जो प्रतिरोध, सादगी और जमीनी ईमानदारी की मिसाल हुआ करती थी, सत्ता में आने के बाद उस टीएमसी का चरित्र क्या हो गया, जिसने वहां के बंगाल के लोगों ने बड़ी हताशा भरी खुरदुरी जमीन पर जो वामपंथी शासन था उस पर जो है ममता बनर्जी को एक बहुत प्रचंड बहुमत दिया, उनको बहुत प्रेम दिया, उन पे पूरा अगाध विश्वास दिखाया। लेकिन वो अंततः पीआर एजेंसी का जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट था उस पर वो पार्टी जाती चली गई। जो जमीनी कार्यकर्ता थे, जो जमीनी काडर थे, उनकी तुलना में जो है वहां पर अभिषेक होने लग गया पीआर एजेंसी से। अब जब इस तरीके की जब राजनीति होती है तो क्या कहा जाएगा। अच्छा, एक बात और है, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के समाज पर, संस्कृति पे बहुत सारी बातें की जा चुकी, उस पर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में बैठकर तमाम तरीके के जार्गन्स मैंने सुने हैं और ऐसा बताया जाता है जैसे पश्चिम बंगाल जो है वो भारत भूभाग का हिस्सा ना होकर वो पता नहीं कोई एक अलग यूटोपिया है जो एक अलग तरीके से जो है वहां पर चलता है। वहां पर लोग अलग तरीके से सोचते हैं, लोग अलग तरीके से खाते हैं, लोग अलग तरीके से सोते हैं, लोग अलग तरीके से जगते हैं। ऐसा नहीं होता है। मूल मुद्दे वही हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, उद्योगों का पलायन मुद्दा है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वहां पर जब शारदा और जो रोज वैली जैसे भ्रष्टाचार होते हैं उस पर जब लाठी बजाई जाती है, आरजीकर जैसी घटना होती है, उसके बाद स्वतः स्फूर्त लग जो सड़कों पर आ जाते हैं, तो क्या लगता है कि सिर्फ एक घटना होती है? लगातार इस चीज की अनदेखी की गई। अब एक बात और है, ममता बनर्जी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। हालांकि मैं अनुराग जी से एक बात पे सहमत नहीं हूं कि पूरे विश्व में अकेली महिला नहीं ममता जी। फिर आप मेलोनी को कह रहे थे ढूंढना वो मेलोनी को थोड़ा सा भूल रहे हैं, थोड़ा सा। सर, मेलोनी का हम मुद्दा ही नहीं उठाते ना, किसी मेलोनी तक हम जाते नहीं जानबूझ के आप जानते हैं बखूबी। चलिए, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मतलब थोड़ा सा मैंने परिहास में ही कहा, लेकिन एक देखिए बहुत गंभीर बात है, इस नतीजे के मायने समझने चाहिए। और अभी बात आई कि मुस्लिम विरोधी और हिंदुत्व विरोधी, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर, मैंने कल भी ये बात कही थी जब बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि इतना तो हिंदू हूं कि मार दिया जाऊं। ये बार बार मैंने आपसे कहा था कि ये भाव वहां के भद्रलोक में घर कर गया, फैल गया था। क्योंकि भले ही जो बंगाली अस्मिता, बंगाली संस्कृति का एक जो आवरण ओढ़ा जाता रहा हो, लेकिन वो विक्टोरिया मेमोरियल बनने से लेकर किस तरीके की चीजें हुई, फिर अगर हम सिटी ऑफ जॉय के थोड़ा सा कुछ पढ़ते उधेड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से जो अंग्रेजों के समय से लेकर उससे पहले तक, तो इतिहास और अतीत में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज की तारीख में समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सिर्फ जो है हिंदुत्व का और भ्रष्टाचार का ये मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, सांगठनिक कमजोरी, उसको दूर करने का प्रयास किया। 2021 में जो अभी श्रीनिवास जी बता रहे थे कि कैसे वहां पर 3 से 77 तक पहुंच गए, लेकिन कहां पर जाकर रुक गए, बिल्कुल चढ़ाई से पहले जाकर कहां पर ऑक्सीजन वहां उनको कम पड़ गई थी, तो वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था अमित शाह ने की कि यहां से अगर उनको चाहिए तो वहां पर अर्धसैनिक बल, चुनाव आयोग ने, देखिए चुनाव आयोग की बड़ी आलोचना की गई। अब आज की तारीख में कहेंगे चुनाव आयोग धीमी काउंटिंग करा रहा है, ये करा रहा। सवेरे आप याद करिए, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि हर राउंड के बाद स्क्रूटनी है, लगातार प्रतिरोध हो रहा। भवानीपुर में देख लिया, शुभेंदु भी पहुंच चुके हैं, ममता भी पहुंच चुकी है, लगातार वहां संघर्ष हो रहा है। तो जब इतना हाई प्रोफाइल, इतना हाई चार्ज माहौल है, तो वहां पर कैसे जो है इस तरीके से काम हो जाएगा? तो हर चीज वहां पर दुरुस्त सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रही है, और स्ट्रांग लेडी है, स्ट्रांग रूम से लेकर हर जगह तक वो उतरी रही। पर अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आ रही, इसमें कोई अब दो राय नहीं होनी चाहिए, सीट के नंबर का बस खेल है। लेकिन क्या उसके बाद सत्ता का वो चरित्र बदलने के लिए वो क्या करेंगे, वो मैसेज देने के लिए अब क्या हो रहा है कि अभी मैंने खबर देखी थोड़ी देर पहले कि सुनील बंसल जो वहां पर इस जीत के जो आर्किटेक्ट या जो शिल्पकार में कहूं अमित शाह को, तो उनके जो है जो सबसे बड़े सिपाहसलार थे वो जा रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर पे शुभेंदु अधिकारी के साथ में, ये बताने और जताने कि जनसंघ का
जो संस्थापक अध्यक्ष है भारतीय जनता वो यहीं पार्टी का, का। जिसने बीजारोपण किया था, अब इस जीत के बाद ये जीत समर्पित है। और एक बात और मानकर चलिए कि अनुच्छेद 370-35 से हटाने के लिए एक देश एक विधान, एक देश दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, तो वहां से 370 और 35 से हटाने का श्रेय अमित शाह को गया। अब उनके राज्य में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने का श्रेय भी उन्हीं को गया। और कुल मिलाकर जिसको कहे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धांजलि असली वाली दे दी। तो ये एक बड़ी चीज है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि जो एक बार आता है वो नहीं जाता है, वो आप भूल जाइए, वो दौर जा चुका है। अब वापसी तो असंभव जैसी है। वापसी मतलब वहां पर तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या, ममता की उम्र हो चुकी है, अभिषेक ने धीरे धीरे वहां पर पूरा संगठन अपने कब्जे में कर लिया है, वो प्रोफेशनल्स के सहारे जा चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या ममता फिर से वापसी कर पाएंगी? ममता होती तो मैं यकीन कर लेता, लेकिन मैंने दिन में भी आपसे कहा था कोई वैचारिक अधिष्ठान उस पार्टी का नहीं है। वो सत्ता के जो बेरुखी थी, वामपंथी शासन के दौरान जो तमाम तरीके की जो व्याधियां पैदा हुई थी, उसके निराकरण के लिए उनको लाया गया था, लेकिन वो उसमें और ज्यादा संलिप्त हो गई। और उसके बाद लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के लिए आज की तारीख में संजीवनी मिली है पश्चिम बंगाल में। आप मानकर चलिए बहुत दिक्कत होगी तृणमूल कांग्रेस, आपको भले दिख रहा हो कि आज की तारीख में इतनी ताकत हो गई, तो तृणमूल जाएगी तो हो सकता है वाम मुझे थोड़े लगता अपनी है जगह बना ले। मुझे लगता है कि मूल चला गया है, अब तृण बचा है। अब इस तृण का क्या होता है देखिए। ठीक, बीजेपी के लिए बंगाल जीतना एक तरीके से देखिए तो वो पूरा पूर्वोत्तर का हिस्सा ही अब जो है पूरा भगवा दिखाई पड़ेगा। आरएसएस बीजेपी के पीछे की शैडो, ये जीत जिसको कि अमित शाह 200 सीटों का दावा कर रहे थे, जान लगा दी थी बीजेपी ने, कैसे बीजेपी के लिए जीत इतनी बड़ी हो गई और ममता के लिए ये हार कितनी ज़्यादा परेशानी वाली होगी उनके भविष्य को लेकर? देखिए, जब 15 साल पहले ममता बनर्जी वामपंथ के लाल किले को ढहाकर सत्ता में आई थी, तो उनके पास मौका था बंगाल का नीतीश कुमार बनने का। अगर वहां पर वो तुष्टीकरण की बजाय विकास की राजनीति अपनाती, वामपंथ के कैडर को अपने पास शामिल करके उसी कल्चर को आगे बढ़ाने की बजाय, उसी कटमनी वाले और उसी गुंडागर्दी की संस्कृति को आगे बढ़ाने की बजाय बंगाल को भय से और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाकर विकास के पथ पर ले जाने वाली ममता बनर्जी होती, तो आज उनका किला ढहाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना जोर लगा लेती, पिछली 2 बार भी जब उन्होंने जोर लगाया था तो पहली बार में तो उनका प्रयास ठीक था, लेकिन ऐसा लग रहा था अगली बार वो सफल हो जाएंगे। अगली बार उनके प्रयास में कमी रही। शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने खुद उतना फ्री हैंड नहीं दिया, मजबूती नहीं दिखाई, लेकिन ममता बनर्जी से मोहभंग की स्थिति शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त एक बड़ी गलती भी रही कि अपने कार्यकर्ताओं को उस तरीके से सुरक्षित नहीं रख पाई, प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तृणमूल कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता जो पाला कूद के इस तरफ आए थे, उनको डर के वापस तृणमूल कांग्रेस में जाना पड़ा, बड़े बड़े नेताओं को। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति वहां विफल रही। और ये देखिए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद 21 के चुनावों के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से परेशान किया गया, वो महसूस के रह गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। वहां से सबक लेकर संघ बहुत लंबे, संघ का काम एक दिन का नहीं होता, 1 साल का नहीं होता, लंबे समय से वहां की पाठशालाओं में, छोटे गांवों में, बस्तियों में जिस तरह का काम उन्होंने किया है, और निश्चित तौर पर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, नाम पूछ पूछ कर हिंदुओं को जिस तरीके से मारा गया, तो उसकी दहशत, उसका प्रभाव भद्रलोक के उन हिंदुओं पर भी होगा जो चट्टोपाध्याय और बंदोपाध्याय तो अपने नाम के आगे लगा रहे थे, लेकिन बंगाल की अस्मिता की खातिर जो राजकिशोर जी कह रहे थे, वो ममता बनर्जी के साथ वोट दे रहे थे, क्योंकि उन ममता बनर्जी में उन्हें बंगाल की अस्मिता दिखाई देती थी। और बंगाल को हमेशा से ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्र से अलग नजर आता है दिल्ली की लुटियंस के डिस्कशंस में। बंगालियों के साथ आप करीब से काम भी कीजिए तो उनको अपनी बौद्धिकता का अभिमान भी है, घमंड, बिल्कुल सही, अभिमान है। मैं घमंड शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वो होते भी हैं, उनका विजडम अलग है, सोच अलग है। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई को दिशा दी, जहां से रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं, जहां से स्वामी विवेकानंद आते हैं, जहां से कुछ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सब वही, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो भारत की बौद्धिक अभिव्यक्ति का जो मूल स्रोत है, भारत की बौद्धिक अभिव्यक्ति की गंगोत्री है। मैं कह रहा हूं, हम हिंदी की पत्रकारिता कर रहे हैं, कहां से उदन मार्तन शुरू हुआ? जुगल किशोर जी का बंगाल से शुरू हुआ। यही 31 मई को अभी हम मनाएंगे सालगिरह जोरदार वाली। तो बंगाल शुरू से देश को बौद्धिक दिशा निर्देश देता रहा, ऐसा नहीं बाकी जगह नहीं है, सब जगह से आया, पाटलिपुत्र से आया, दक्कन से आया, महाराष्ट्र से आया, शौर्य आया, सब आया। लेकिन उनका जो वो बुद्धि विलास नहीं है, उनका वो घमंड नहीं है,
वो अभिमान झूठा नहीं है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, संस्कृति को सहेजते हैं, कल्चरली रिच हैं। बंगाली संगीत जो है, रवींद्र संगीत, वो बहुत मजबूत है। उनके हर घर में कोई कितने भी ऊंचे पद पर हो, संस्कृति को सहेजने का कला है और उसका उनका अभिमान है। इसलिए वो सोचते हैं कि हमें बंगाली अस्मिता को कायम रखना है। उस बंगाली अस्मिता को कायम रखने के नाम पर ममता बनर्जी बनी हुई थी। उस बंगाली अस्मिता की बौद्धिकता को समझते हुए ही वामपंथ ने इतने लंबे समय तक वहां अपना लाल परचम फहराए रखा। लेकिन ये सभी जगह दिक्कत जो हो रही है, वो दिक्कत हो रही है कि अपने आप को उस भारत से, उस भारत की विचारधारा से जोड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिससे बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी जोड़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जोड़ा, स्वामी विवेकानंद ने भी जोड़ा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी जोड़ा। ये सब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। दिशा निर्देश वहां से भले ही निकल रहे हों, स्रोत भले ही वहां से निकल रहे हों, लड़ किसकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे? देश की ना। देश की। तो आप उस बंगाली अस्मिता में खोकर देश को नहीं भूल सकते। और देश में क्या हो रहा है? देश में एक अलग तरह का राष्ट्रवाद, एक तरह राष्ट्र का प्रेम, इतिहास के सबक से लड़ाई का जो जज्बा जागा है, उस जज्बे से, उस धारा से अलग रहकर बंगाल नहीं जी सकता। जिस बंगाल ने देश की आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान दिया, वंदे मातरम का गीत दिया, राष्ट्रवाद की बात वहां से राष्ट्रवाद की बीज जहां से पनपे, वो बंगाल केवल बंगाली अस्मिता करते रहे और वहां रोजगार नहीं हो, सड़क नहीं हो, विकास। मैंने कहा ना, ममता बनर्जी बंगाल की नीतीश कुमार बन सकती थी, उन्होंने सुनहरा अवसर खो दिया। अगर उन्होंने रास्ता बदल दिया होता, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास मॉडर्नाइजेशन का और सोशलिज्म का रास्ता भी था और गांधी के ग्राम स्वराज का रास्ता भी था। नेहरू जी ने सोशलिज्म का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता चुना, उसके अपने फायदे नुकसान है, लेकिन ग्राम स्वराज का रास्ता नहीं चुना। ममता बनर्जी ने अगर विकास का रास्ता चुना होता और वामपंथ की गुंडागर्दी को, वामपंथ की जो मोहल्ले टोले का कल्चर है, क्लब कल्चर है, जहां पर केवल कटमनी की बात होती, ये सारे जो कार्यकर्ता थे वो वामपंथ के राज में पैसे की भूख का शिकार हो चुके थे। वामपंथ की ओर ढाई से ढाना भ्रष्ट हो चुके थे। लोग उस भ्रष्टाचार से नाराज थे, लेकिन वही लोग दूसरा लेवल चढ़ाकर, टीएमसी का लेवल चढ़ाकर उनको लूटने लग गए। जनता तो लूटी गई ना। वामपंथ का किला इसलिए ढहा था कि जो बौद्धिक ऊर्जा दे रहा था वामपंथ, वो बौद्धिक ऊर्जा खत्म होकर नीचे के जो कार्यकर्ता थे, संगठन के लोग थे, वो केवल अपनी पैसा उगाही में लग गए। जब उन्होंने देखा कि सत्ता की चाशनी वहां से पिघलकर ममता बनर्जी के हाथ में आ गई, तो वही कार्यकर्ता उस लालच में यहां आ गए। उन कार्यकर्ताओं के साथ लेकर टीएमसी ने तुष्टीकरण की एक नई राजनीति करी। जो मीठे और शानदार नकुर नंदी वाले और मलिक वाले संदेश के लिए फेमस है बंगाल, वो संदेश खाली के लिए फेमस होने लगा। तो संदेश खाली का जो संदेश गया, उसने उस संदेश की मिठास को फीका किया। उस मिठास को वापस पाने की कोशिश में ममता बनर्जी को लोगों ने सत्ता से हटा दिया। बंगाल वाकई में बदलाव की ओर है। 2011 के बाद से लगातार ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल को संभाल रही थी, अब फिलहाल वो बंगाल से जाती दिखेंगी। बीजेपी इतिहास बनाती दिखेगी। वाकई में इतिहास इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों में 3 से 190 प्लस सीटों तक आना अपने आप में इतिहास ही है। दूसरे राज्यों की भी चर्चा कर लेते हैं हमारे मेहमानों के साथ, क्योंकि तमिलनाडु ने खूब चौंकाया है, केरल में वाम के लिए चिंता है, लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत दिख रही है। असम में तस्वीर लगभग वैसी ही थी जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार पहले से आकलन कर रहे थे। पुदुचेरी में भी कांग्रेस के लिए थोड़ी सी ठीक स्थिति नजर आती